बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस YouTube चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिल्सा में। और आप सभी के लिए जो भी स्पेशली बिहार दरोगा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडुटेरिया का जो आपका नया वाला प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का, उसका सेट नंबर 2 का आज के इस वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि इस 100 को हम लगभग 500 क्वेश्चन के रूप में फैक्ट के साथ डिटेलिंग के साथ 500 डाटा आपको हम दें, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और आप लोग को बता दें कि अगस्त में एकदम न्यूज़पेपर में भी आया था, अगस्त में आपको 1800 प्लस बिहार दरोगा का वैकेंसी जो है एकदम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा न्यूज़ में भी पूरा चर्चा में बना रहा। और बिहार में बहुत सारा वैकेंसी जो है एकदम धनाधन आया जा रहा है। तो बिहार दरोगा का भी आएगा ही आएगा, इसी अगस्त महीने में आपका आएगा। तो जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि आपका बिहार दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, जो कि आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 2 घंटा मिलता है। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों के दोनों शामिल होते हैं। तो आपसे सिर्फ जैविक कारक पूछ रहा है। तो ऑप्शन को देखेंगे, केवल उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटनकर्ता, डी में आपका है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ये तीनों के तीनों है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होता है। और जैविक घटक में उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है, अपघटनकर्ता भी आता है, तीनों के तीनों ही आता है। और आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया था उनका नाम याद रखेंगे, है ना, आर्थर टॉन्सले। आर्थर टॉन्सले ने जो है आर्थर टॉन्सले ने जो है ना, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी शब्द दिया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की ओर हम लोग चलेंगे। तो कांडला बंदरगाह जो है आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और ये आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कांडला जो है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आता है। कांडला बंदरगाह जो कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और एक आपको बता दें दहेज, है ना, दहेज रसायन बंदरगाह जो है आपको गुजरात में ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो दहेज को जाना जाता है, जो कि गुजरात में ही है। ठीक ना, तो ये सब बंदरगाह से जुड़ा हुआ याद रखिएगा। और भी बहुत सारा है कि सबसे बड़ा जो आपका पतन है बंदरगाह है वो मुंबई में है ना। नहावा सोहावा बंदरगाह जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है वो भी आपका महाराष्ट्र में ही है। फिर आपका तमिलनाडु में आपका 2-3 गो है, तूतीकोरिन है, एन्नौर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सारा है। इसी तरह से रिलेट करके आपको ध्यान से क्या करना है, पढ़ते चलना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है ना। माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, तंजानिया में जो है आपका माउंट किलिमंजारो है। एकदम ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो कि नाम है आपका किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ये आपको तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा देश है बिहार दरोगा में जो है, अक्सर देश, उसकी राजधानी और उसमें वहाँ चलने वाले मुद्रा का नाम भी पूछा जाता है। तो सारा देश के बारे में हम आपको बताते हैं। केन्या की राजधानी याद रखिएगा नैरोबी जो है, नैरोबी ये केन्या की राजधानी है। और सीलिंग जो है ना, सीलिंग यहाँ का मुद्रा है, कहाँ का? केन्या का। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। क्या है? डोडोमा ये तंजानिया की राजधानी है। और यहाँ भी आपका मुद्रा के रूप में सीलिंग ही चलता है। फिर मलावी की बात करते हैं। तो मलावी की राजधानी जो है लीलिंग्वे है, लीलिंग्वे राजधानी है मलावी का। और क्वाचा जो है मलावी का मुद्रा है, क्वाचा।
क्वाचा जो है ना, ये आपका मुद्रा है मलावी का। फिर आपका जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और यहाँ का भी मुद्रा क्वाचा ही है। क्या है? क्वाचा जो है यहीं का आपका मुद्रा भी है। तो इस तरह से करके आप एक दिन में बहुत सारे देशों के राजधानी मुद्रा याद नहीं कर सकते हैं, है ना। आप थोड़ा थोड़ा करके जो भी आपको सेट में मिले नया नया देश, उसको क्या करिए आप थोड़ा डिटेलिंग करते हुए चलिए, इस तरह से देखते हुए चलिए, आप ध्यान में आपको रहेगा तो एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें, है ना। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर आपको खनिज का पहचान करना है, किस खनिज की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं, है ना। मतलब कोई ऐसा खनिज है जो 95% सिर्फ आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा, ये 4-5 राज्य में ही पाया जाता है। फिर कह रहा है इसका प्रमुख खदान नोवा मंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख, बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। ये जो भी खनिज है वो आपका बैलाडीला में है, कुद्रेमुख में है, नोवा मंडी में है, बल्लारी में है ना। फिर है तीसरा स्टेटमेंट, खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों में के निकट है। खदानें जो है भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट है ना। अब देखिए बैलाडीला, ये आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है, एकदम बहुत अच्छे से जानते होंगे। बैलाडीला जो है लोहे की खान है, छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख भी आपका कर्नाटक में है, ये भी लोहा के लिए है ना। कर्नाटक में लोहा की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंपल सी बात पता चल रहा है लोहे की ही बात कर रहा है। नोवा मंडी आपको झारखंड में है, नोवा मंडी कहाँ है? आपका झारखंड में है ना, आपका लोहे का ही खान है। बल्लारी भी आपका झारखंड में ही है, कहाँ है? झारखंड में ही है, जो कि लोहे की खान है। तो लौह अयस्क की बात कर रहा था, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक उड़ीसा जो है लौह अयस्क का उत्पादन जो है उड़ीसा कर रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। और विश्व में देखें, दुनिया में देखें तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करता है। और आपको बता दें बॉक्साइट में भी उड़ीसा ही है, बॉक्साइट के उत्पादन में भी प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा ही है। और बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति किया जाता है, किसका? एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। फिर आपको बता दें तांबा का याद रखिएगा, चुकी माता खान, चुकी माता खान जो है, चुकी माता खान ये आपको चिली में है। कहाँ है? चिली देश में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है तांबे का उत्पादन चिली ही करता है ना। तो चिली जो है आपका, चिली में चुकी माता खान है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? उत्तर से आके मिलता है, उत्तर से मतलब समझ रहे हैं, इधर से ऊपर से आके मिलता है। कौन नदी है इसमें से? जोड़ा में आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये फाल्गु तो नहीं होगा, फाल्गु इधर दक्षिण से आके मिलता है, तो इसको कट करेंगे। सोन भी आपका क्या होता है? ये भी आपका है ना, उत्तर से आके नहीं मिलता है, ये भी एक तरह से कह सकते हैं दक्षिण से आके मिलता है, ये भी नहीं होगा। कोसी और बूढ़ी गंडक जो है ये दोनों आपका उत्तर दिशा से आकर मिलता है, तो ऑप्शन बी जो है ना, एकदम 5 नंबर का ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बाकी सब जो है आपका फल्गु हो गया, है ना, कमला हो गया, सोन हो गया और बागमती हो गया, कर्मनाशा हो गया, ये सब दक्षिण दिशा से कहीं से आकर विभिन्न स्थानों में गंगा में आकर मिलती है, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 6 नंबर की हम लोग बात करें, 6 नंबर प्रश्न, मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है? किस कारण से जो है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है ना, कोई एक सटीक कारण चुनना है। ऑप्शन 4 दिया है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, है ना। 23.5 डिग्री क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण जो है मौसम और उसकी बनावट में पृथ्वी पर परिवर्तन आता रहता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 7 नंबर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार और आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम मतलब समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा तभी आंसर टिक करिएगा। आरोही क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, इधर आपको स्मॉल, इधर बिग रखना है, एस और इधर बिग रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको जानना हो कि जो पड़ोसी देश हैं उसमें से, है ना, किसका कम है या किसका सबसे ज़्यादा है। तो बात करते हैं आपका बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश का
छोटा से ज़्यादा जाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, है ना, आरोही क्रम का मतलब पहले बड़का पकड़ना होगा। तो बड़का में देखिए सबसे लास्ट में किस में है, इसमें है, इसमें है। तो बांग्लादेश का आपका 4096 है, 4096.6 किलोमीटर आपका बांग्लादेश का है। फिर आते हैं चीन, इसमें भी है, चीन इसमें भी है ना। तो चीन दोनों जगह है तो अति हो जाएगा। तो चीन आपका वैसे है 3400, चीन को रखते हैं 3488 किलोमीटर जो है चीन का है। अब पाकिस्तान नेपाल में बात करते हैं तो पाकिस्तान का आपका है, पाकिस्तान का है 3323 किलोमीटर है और नेपाल का 1751 किलोमीटर है। 1700 क्या है, 51 किलोमीटर है। तो स्वाभाविक से बात है कि पाकिस्तान वाला आपका ये वाला पहले आएगा, है ना, फिर नेपाल का यहाँ हो जाएगा। तो नेपाल 1751, पाकिस्तान 2323, चीन 3488, बांग्लादेश 4096, यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 4 देश का आपको पता चल गया, 4 देश का आपको पता चल गया, है ना। 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा से लगे हुए हैं। तो 3 को और देख लीजिएगा। म्यांमार जो है 600, म्यांमार जो है आपका, है ना, 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। और आपको बता दें अफगानिस्तान, भूटान को छूट रहा है। तो भूटान जो है 699, यानी कि 700 किलोमीटर के आसपास जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे कम अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है ना। भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा प्राप्त करता है जल भाखड़ा नांगल परियोजना से, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें ध्यान में रखिएगा हिमाचल प्रदेश उतना प्राप्त नहीं करता है। बस ये भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल के प्रदेश और पंजाब के कुछ सीमा बाउंड्री पर स्थित है। तो उसका पानी जो है मुख्य रूप से, है ना, जल जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को ही प्राप्त होता है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, है ना। बहुत लोग को इसमें ऑप्शन बी में भी लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन सी ही होगा। और आपको बता दें भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना जो है कौन सा है, भाखड़ा नांगल परियोजना है। सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और ये संयुक्त रूप से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है ना, सीमा पर स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसी परियोजना के तहत जो है एक याद रखिएगा गोविंद सागर, है ना, गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। सागर जलाशय जो है, गोविंद सागर जलाशय किस परियोजना के तहत है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत बनाया गया है ना। ये भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना भी है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर पर आते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ है ना। तो फिजी द्वीप जो है आपको प्रशांत महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है, ये याद रखेंगे। और प्रशांत महासागर तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये दुनिया का, है ना, सबसे गहरा, सबसे बड़ा महासागर है ना। और इसी में आपका मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में ही मेरियाना ट्रेंच स्थित है, जो कि आपका 11,022 मीटर, है ना, गहरा है ना, 11,022 मीटर गहरा है मेरियाना ट्रेंच। ये सब चीज़ें आप रिवाइज करते रहेंगे। फिर आपका कोरोमंडल तट का विस्तार है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कोरोमंडल तट कौन सा है, तो कोरोमंडल तट जो है ये वाला एरिया, है ना, ये आपका जो है ना, दक्षिण में भी दक्षिण पूर्व में ये कोरोमंडल तट में आता है आपका। ये आपका ये वाला क्षेत्र जो है कोरोमंडल तट में आता है, जो ग्रीन से हम आपको दिखाया। तो कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक कुमारी अंतरीप से कृष्णा डलती है। हाँ, ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। कुमारी अंतरीप यहीं पे है ना, कुमारी अंतरीप यहाँ पे है और कृष्णा डेल्टा यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑलमोस्टली यहीं पे है, ठीक है। तो ये यहाँ आपका कुमारी अंतरीप से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक का क्षेत्र जो है आपका क्या कहलाता है ना, कोरोमंडल तट कहलाता है। ये बहुत ही फेमस है कोरोमंडल तट। आपको बता दें इसी कोरोमंडल तट पर जो है, इसी कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है ना। लौटती हुई मानसून जो है, लौटती हुई हुई मानसून जो है, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी जब लौटती है, उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटती है तो कोरोमंडल के तट पर अक्टूबर जाड़े के समय में, अक्टूबर नवंबर में क्या करती है, वर्षा करती है। और ये जो क्षेत्र पड़ता है कोरोमंडल तट के
कोरोमंडल तट के आसपास का जो एरिया पड़ता है, राज्य पड़ता है, ये तमिलनाडु पड़ता है। तो तमिलनाडु में जो है ना, ठंडे के ऋतु में वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, लौटती हुई मानसून के कारण होती है ना, यानी कोरोमंडल तट पर होती है। तो ये सारी बातें जो है आप ध्यान में रखेंगे, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता रहता है। फिर 11 नंबर, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कावेरी नदी पर हो जाएगा, है ना। कावेरी नदी पर ही जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। और इसको दक्षिण की गंगा, है ना, कावेरी नदी को भी कहा जाता है, और गोदावरी नदी को भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना। और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और आपको इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा था, तेल किसकी सहायक नदी है। तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। तो सभी नदियों से जुड़ा हुआ जो सहायक नदी है, ये सभी को क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। तो इसका तो वैसे प्रश्न ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ए। फिर आपका 12 नंबर है, सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सूर्य सरोवर पक्षी विहार जो है आगरा में है। कहाँ है, आगरा, दिल्ली में, है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। तो सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, तो आगरा में है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर आपका प्रश्न है, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेगेमाइट है ना, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है भूमिगत जल द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है, भूमिगत जल द्वारा बनाया जाता है। इस सबको थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर आपका है 14 नंबर प्रश्न, मिलान करने के लिए आ गया, है ना, कालाहंडी। कालाहंडी जो है आपका, है ना, ये आपका कालाहंडी आपका बॉक्साइट के लिए है, प्रसिद्ध है कालाहंडी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में आपका कालाहंडी पड़ता है, अभी हम लोग पढ़े थे, है ना। फिर जावर जो है ये आपका खान है, आपका जस्ता और सीसा, यहाँ से जावर से जो है सीसा की प्राप्ति किया जाता है। ये जावर आपका राजस्थान में ये खान है, किसका, कहाँ खान है, राजस्थान में जो है जावर की खान है, जहाँ से सीसा और जस्ता की प्राप्ति की जाती है। फिर कोल्हार के बारे में आप लोग जानवे करते होंगे, है ना, कोल्हार के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कोलार जो है आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। फिर आपका मूसावनी जो है ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और मूसावनी जो है आपको झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। अब जब मिलान कर दिए तो आप आसानी से मिला सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, है ना, 1 का हो जाएगा आपका 4, 1 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा आपका, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का, है ना, 1 का हो जाएगा कालाहंडी बॉक्साइट, 1 का हो जाएगा 3, सॉरी, 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4, फिर 3 का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे, है ना। गुप्त काल में जो है में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर क्या था, क्या रेट था, है ना, लगान का, है ना। 15 का आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था। स्वयं को नायाब ए खुदाई किसने कहा था, तो नायाब ए खुदाई का मतलब होता है पृथ्वी पर, है ना, ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिछाया, है ना। तो ये खुद को कहा था, बलबन ने कहा था, याद रखिएगा। बलबन ने जो है रक्त एवं लौह की नीति, किस सुल्तान ने जो है रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था, तो रक्त एवं लौह की नीति जो है, लौह की नीति को अपनाया था किसने, बलबन ने अपनाया था। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे बिस्मार्क ने भी अपनाया था, बिस्मार्क ने भी, है ना, जर्मनी का जो चांसलर था बिस्मार्क, उसने भी, है ना, रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। और याद रखिएगा, है ना, नवरोज उत्सव, बलबन ने नवरोज उत्सव पूछा जाता है, नवरोज उत्सव का प्रचलन, है ना, करवाया था किसने, है ना, शुरुआत किया था बलबन ने किया था। और आपको बता दें, बलबन ने ही सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा को भी शुरू किया था। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मुंगेर किया था, है ना। मुर्शिदाबाद से कहाँ, है ना, मुंगेर लाया था किसने, मीर कासिम ने लाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा मुंगेर को मुगदलपुर भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, मुगदलपुर
लाए थे। तो पहले इसका राजधानी जो था मुर्शिदाबाद से भी पहले ढाका हुआ करता था, है ना। तो ये जो बंगाल के जो शासक थे, है ना, जो भी शासक हुए उनकी राजधानी पहले ढाका हुआ करती थी। ढाका से ये पहले फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद लाए, है ना। क्या कहाँ लाए? मुर्शिदाबाद लाए। फिर मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने क्या किया? मुंगेर राजधानी लाया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आपको जानकारी के लिए बता दें कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का गोलकुंडा के किसी भी राजा के साथ कोई युद्ध सीधे तौर पर नहीं हुआ था, है ना। कृष्णदेव राय का युद्ध जो है बहमानी सुल्तानों के खिलाफ चला करता था। गोलकुंडा के साथ कोई सीधे तौर पर युद्ध नहीं होता था। अब प्रश्न ऐसा दे दिया है तो फिर भी गलती तो कहीं भी हो सकता है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें सच्चाई भी हो सकता है और कुछ गलत भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार अपने स्तर से खोजेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगा। जहाँ तक आपको गोलकुंडा के युद्ध की बात करें तो गोलकुंडा का युद्ध 1687 में जो है ना, औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब और एक और राजा था, है ना, हसन कुतुब शाह के बीच में 1687 में गोलकुंडा का युद्ध हुआ था। तो इसको ध्यान में रखेंगे और इस प्रश्न का जो है ना, थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से देखेंगे। इसका आंसर उसे कुली कुतुब शाह दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ आंसर, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है ना। तो इसका पहले सही स्टेटमेंट भी दिया है और गलत स्टेटमेंट आपको चुनना है। जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यही तो गड़बड़ लग रहा है। जालियांवाला बाग नरसंहार जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और असहयोग आंदोलन तो 1920 को चालू हुआ था, है ना। तो ये कहाँ से हो गया कि जालियांवाला नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को रोक दिया था, असहयोग आंदोलन को रोक दिया था? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं बात को। असहयोग आंदोलन तो बाद में हुआ और जालियांवाला बाग हत्याकांड पहले हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यही गलत है और यही सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो है सब सही स्टेटमेंट है, तो सही स्टेटमेंट को भी जान लीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो गया था और 1922 में समाप्त हो गया था। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, है ना, चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके तहत जो है असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हो गया था। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दिया था। बारदौली प्रस्ताव में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया था, ये भी सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी सही है। गलत आपका ऑप्शन ए है और गलत ही पूछ रहा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 20 है आपका, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों का जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थे, है ना, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लिपि जो है ना, ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी, है ना, लिपि में था। ब्राह्मी लिपि में भी था ज़्यादातर, खरोष्ठी में ज़्यादातर नहीं था। तो यही स्टेटमेंट आपका एक गलत मिला। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, एकदम किया है। 13वां जो शिलालेख है अशोक का, है ना, 13वां जो है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का भी वर्णन मिलता है। तो पहला कथन और तीसरा कथन सही बैठ रहा है। तो कहा क्या रहा है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा ऑप्शन सी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे, है ना, विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही जो थे, है ना, ब्रह्मदत्त थे। तो ऑप्शन डी ही सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और याद रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? गांधी जी थे, नेतृत्व किए थे। फिर 22 है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना। ऑप्शन ए है, औजार पॉलिश किए जाते थे, सही है। इसमें नवपाषाण काल में जो है औजारों को पॉलिश किया जाता था, कथन सही है। फिर दूसरा, इस अवधि में ओखल और मूसल, ओखल कहा जाता है जहाँ पे धान कुटते हैं जिसमें, और मूसल जिसमें जाता की तरह जो होता है ना, गांव में लोग जाता कहते हैं, जिसपे गेहूं पीसते हैं आटा की तरह, आटा के लिए घुमा घुमा करके पत्थर का ये होता है ना, पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये भी कथन सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है
1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन जो है बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था? बम्बई में ही किया गया था। आपको ध्यान में रखना है, हमारा राष्ट्रीय आरबीआई का जो है ना हेडक्वार्टर है आरबीआई का, वो भी आपका कहाँ? मुंबई में ही है ना। सेबी का कहाँ है? सेबी का कहाँ है? ये भी आपका है, इसका भी हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में ही है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ये सब भी याद रखिएगा, है ना। और मुंबई में ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 28 दिसंबर है ना, 28 दिसंबर 1885 को, 28 है ना, 1885 ना, ठीक है, 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मुंबई में ही हुआ था, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। फिर 24 है आपका सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है ना। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये आपका चिश्ती संप्रदाय से, तो एक का 3 हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। फिर आपका है बहाउद्दीन जकारिया, आपका ये सुहरावर्दी संप्रदाय से थे, तो आपका 2 का 2 ही हो जाएगा। मियाँ मीर जो थे, है ना, मियाँ मीर ये कादरी संप्रदाय से थे, तो ये इसका 1 है ना, 3 का 1 हो जाएगा। और अहमद सर हिंदी ये 4 का 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। ये आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 आपका निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन मतलब झूठ पकड़ना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, एकदम पकड़ा गया, यही असत्य कथन है ना। गवर्नर जनरल नहीं था रॉबर्ट क्लाइव, जो था गवर्नर जनरल बंगाल का, है ना, सिर्फ गवर्नर था, है ना, क्या था? गवर्नर था, ठीक है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था, है ना, गवर्नर जनरल। सिर्फ गवर्नर बोलेगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो गलत पकड़ना था, तो यही पकड़ा गया। और जो स्टेटमेंट है सही है, सही तो सही को देख लेते हैं। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, है ना। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हाँ देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो विलियम बेंटिंक हो जाएगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कहेगा पूरा मिला करके, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर खाली कहे, तब खाली गवर्नर का है, तब रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक एकदम करेक्ट होता है। और भारत का, है ना, का अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो कैनिंग हो जाएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो कैनिंग है ना, कैनिंग ही होगा। और प्रथम वाइसराय भी कैनिंग ही हो जाएगा, ठीक। फिर सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, एकदम सही है, सही है, सही है। तो ये सब चीज़ें एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम ध्यान में रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है ना, उपनाम दिया हुआ मिलान करने के लिए सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, 1 का 4। फिर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हो जाएंगे 2 का 2। महामना मदन मोहन मालवीय, 1, 3 का 1। भारत का लौह पुरुष, अच्छा एक तो उल्टा बोल दिए, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। द ग्रैंड मैन, है ना, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो ये हो जाएगा 2 का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 का 3 हो जाएगा। और 4 का 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2। ये आपका ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार सजाएं, मतलब कालक्रम के अनुसार पहले कौन सा हुआ, पहले फिर उसके बाद कौन हुआ, ऐसे करके काल के हिसाब से आप सजाना है। तो अमृतसर की संधि जो हुआ था, ये आपका 1809 में हुआ था। कब हुआ था? 1809 में हुआ था। और बसीन की संधि 1802 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। और सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 4 3 1 2 1 एकदम क्रम में है, नीचे से ऊपर चले जाइए एकदम क्रम में मिल जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 28 नंबर है, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? योम किपुर युद्ध जो है ना, कब लड़ा गया था? तो 1973, है ना, 1973 में। कब? अक्टूबर 1973 में जो है 28 का क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1973 में इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच में योम किपुर का युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, योम किपुर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1973 में हुआ था। इजराइल और अरब पड़ोसियों के बीच में, उसके अरब पड़ोसियों के बीच में हुआ था।
यहाँ पे इजराइल देश आता है। तो इजराइल की राजधानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, है ना, जेरूसलम। जेरूसलम जो है, जेरूसलम इजराइल की है ना राजधानी है। और न्यू शेकल, न्यू शेकल जो है, न्यू शेकल यहाँ का मुद्रा है इजराइल का, एकदम ध्यान में रखिएगा। फिर आपका है केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो 0.3 है ना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया था, तो ऑपरेशन वेब स्पाइडर नाम दिया था, ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा, है ना। फिर आपका यहाँ पे रूस और यूक्रेन दो देश का नाम आता है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, कहाँ है, कीव जो है, कीव यूक्रेन की राजधानी है और यहाँ का मुद्रा जो है रिवनिया है, रिवनिया, रिवनिया जो है यहाँ का मुद्रा है। और आपको बता दें रूस का राजधानी जो है आपको, है ना, मॉस्को है, मॉस्को है। और रूस का मुद्रा जो है, रूस का मुद्रा वो आपका रूबल है, क्या है, एकदम सब लोग जानते होंगे, रूबल है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया, आरसीबी जीता। तो किंग 11 पंजाब को जो है ना, 3 जून को फाइनल था, 3 जून 2025 को, और इसी दिन जो है फाइनल मैच हुआ। आईपीएल का 18वां संस्करण हुआ, जिसमें रॉयल, है ना, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है किंग 11 पंजाब को, है ना, हराकर जीत गया था। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर 32 नंबर प्रश्न, राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है। तो ये आपका हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ऑप्शन बी जो है करंट अफेयर है, सही हो जाएगा। 33 से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, सब तो एक ही जैसा नाम लग रहा है ना, तो ये इसका याद रखिएगा, एस महेंद्र देव, है ना, महेंद्र देव सब 3 गो में है, तो ये एस महेंद्र देव याद रखिएगा, एस महेंद्र देव, है ना, ऑप्शन जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 34 नंबर है, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहले जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, ऑप्शन भेड़ बी सही उत्तर हो जाएगा, करंट अफेयर है। फिर आपका यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है, तो ये हिंद महासागर में जो है चागोस महाद्वीप स्थित है, चागोस, है ना, बंदरगाह जो है, द्वीप जो है स्थित है हिंद महासागर में स्थित है चागोस द्वीप, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 36 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, यूपीएससी का स्थापना याद रखिएगा 1926 में, है ना, हुआ था। और इसके पहले डॉक्टर अजय कुमार के पहले प्रीति सूदन जो थी, है ना, सूदन महिला अध्यक्ष थी संघ लोक सेवा आयोग के, और अभी वर्तमान में होगा इनको हटा करके प्रीति सूदन की जगह पे डॉक्टर अजय कुमार आए हैं, है ना। इनकी नियुक्ति कौन की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। ऐसे भी यूपीएससी के जितने भी सदस्य या अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और बिहार लोक सेवा आयोग के बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है, बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा, रवि मनुभाई परमार, रवि मनुभाई परमार जो हैं ये बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और वित्त आयोग, है ना, वित्त आयोग जो है इसका वर्णन जो है आर्टिकल 280 में मिलता है। और वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष एनके सिंह, याद रखिएगा, एनके सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, है ना। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगठिया, अरविंद पनगठिया जो हैं, पनगठिया, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर बात करते हैं आपका विधि आयोग की बात करें तो अभी 23वें नए वाले जो हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बन गए हैं दिनेश माहेश्वरी, याद रखिएगा, दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। फिर 22वें विधि आयोग का भी याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी जो हैं, अवस्थी ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में आपको काम आएगा। फिर आपका है 37 नंबर, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी, पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ, है ना,
ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस करके, यही बुनियान है ना, ऑप्शन मरसूस अल बुनियान, कौन सा, दोनों तो एक के जैसा लग रहा है। 37 का आपका ए ही हो जाएगा, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, है ना। अल मरसूस जो है ये लास्ट में रहेगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन एसेंसन फंसाया है कि कन्फ्यूजन नहीं हो आपको, इसलिए अल मरसूस को लास्ट में याद रखेंगे। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस ये पाकिस्तान के तरफ से था, भारत के खिलाफ में, है ना, अभियान का नाम। और भारत जो था पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रखा था, ऑपरेशन, है ना, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। फिर बात करते हैं 38 नंबर, कर्नल सोफिया कुरैशी और किस ने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंधु पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया है? तो विंग कमांडर रिया शर्मा, है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर 38 के बाद आते हैं 39 पर। 39 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है 151 है, और 2025 यानी कि 2024 में जो भारत था वो 100, है ना, 59 नंबर पे था। कितने नंबर पे था? 159 नंबर पर था 2024 में, यानी कि 2025 से जस्ट पहले, है ना। अब इतना, है ना, अच्छा खासा बढ़त के साथ भारत जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151 नंबर पर आया हुआ है। एक और बात बताते हैं आपको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये आपको रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था जो है जारी करता है। रिपोर्टर, है ना, विदाउट बॉर्डर्स संस्था जो है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है ना। फिर 40 नंबर है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन का, है ना, देश का पहला एटीएम लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है पंचवटी एक्सप्रेस में, किसमें? पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम लगाया है। तो 20 सही उत्तर हो जाएगा। 41 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है कौन सा? मॉरिशस सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ये सही उत्तर हो जाएगा। मॉरिशस अफ्रीकी ही देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। कहाँ है? पोर्ट लुइस जो है, पोर्ट लुइस ये मॉरिशस की राजधानी है। और रुपया यहाँ का भी मुद्रा है, ये भी याद रखिएगा, है ना। फिर आपका है कांगो की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले हो जाएगा। ब्राज़ाविले जो है कांगो की राजधानी हो जाएगा। और, है ना, कांगो का मुद्रा जो है फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। केनिया का तो आपको बता ही चुके हैं, फिर भी या ध्यान रखिएगा, नैरोबी जो है केनिया की राजधानी है, और यहाँ का मुद्रा जो है सीलिंग है। क्या है? सीलिंग जो है ना, केनिया की मुद्रा है। ठीक है। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। कहाँ है? प्रिटोरिया है, और यहाँ का मुद्रा रैंड है। साउथ अफ्रीका का मुद्रा क्या है? रैंड जो है, रैंड, ये साउथ अफ्रीका का मुद्रा है। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 42 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू को जो है लिस्बन शहर ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 44 है, चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका ऑप्शन ए विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है। फिर आपका 45 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग, है ना, ये एक, है ना। 45 का क्या हो जाएगा आपका? डी सही उत्तर हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? डी, एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग। फिर आते हैं 46 नंबर, सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो साधु भद्रेश दास को जो है सरस्वती सम्मान 2025 दिया जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो ये आपका 23 का एक जो है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने से संबंधित है।
24 में आपका जो बच्चे सब जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं का जोखिम भरे कल कारखानों में काम करने से के निषेध से संबंधित है, यानी कि कल कारखानों में छोटे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। इसका विरोध जो है आर्टिकल 24 के तहत है ना किया गया है। 22 में आपका गिरफ्तारी से संरक्षण है ना, 22 में आपका गिरफ्तारी से संरक्षण है ना। 20-22 एकदम बढ़िया से ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करता है, तो एकदम क्लियर रखिएगा तो कोई दिक्कत। 48वां प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन से रिट जारी करता है? ये तो ऐसी स्थिति में जो है अधिकार परीक्षा है ना रिट जारी करता है। न्यायालय हो में आपका सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है आपका आर्टिकल 226 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है, जिसमें आपका निषेध है ना, निषेध आदेश, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है ये, ठीक ना। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। फिर आपका मंत्री कहते हैं कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, है ना। ये देखिए, कानून बनाना एक केवल विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया है, ये आपका आर्टिकल 105 में ऐसा है ना बताया गया है। तो आपका दोनों कथन यहाँ सेट करता है, निजी विधेयक कहते हैं, है ना। कोई मंत्री के अलावा कोई भी विधेयक को पेश करता है तो उसको भी निजी विधेयक कहते हैं, तो ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। फिर आपका है भारतीय संविधान को औपचारिक तौर पर कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक तरीके से क्या किया गया था, लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया था। अंगीकार कब किया गया था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है मतलब झूठ है? 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया था, एकदम सही है। फिर मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय का राज्य बनाया गया था, एकदम गलत है। मणिपुर यहाँ नहीं होगा बल्कि असम होगा। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य का गठन किया गया था। फिर नागालैंड का राज्य का गठन 1963 में हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए थे, ये भी सही है। फिर आपका है 52 नंबर है, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, झूठ है? ये इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 84 तक दो कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रही थी, एकदम सही है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था, एकदम सही है। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, एकदम दिया था। फिर है लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, एकदम गलत है और गलत ही पकड़ना था, इसलिए डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, सभापति थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य भी थे, जिसमें डॉक्टर HP मोदी नहीं थे, और यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें उपबंध निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य आपको पता होना चाहिए 11 है ना। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में भाग 4 के क में है ना 51 के क में जो है आपको अनुच्छेद 51 के क में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है? तो ये हो जाएगा 297 हो जाएगा। फिर आपका 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है तो है आपका नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्यों के क्षेत्र का परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, सही। नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का निर्धारण, ये गलत है ना। संभव, ये संभव नहीं है, तो जो संभव नहीं वही तो उत्तर बताना है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 57 नंबर प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से है ना 61 के बीच चला था। पहला तो है ना 51 से 56 रहा, दूसरा 56 से 61,
और ये भारी उद्योगों पर जोर दिया था। सही बात है, सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर शुल्क लगाया था, ये भी सही है। और ये जो था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, तो ये भी सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना से में मुखर आई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, नरेगा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। तो नरेगा को जो है 2005 में अपनाया गया था। नरेगा को लागू किया गया था 2006 में। लागू किया गया था कब? 2006 में, लेकिन अपनाया गया था 2005 में। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के बेशक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिलाना है। एकदम सही है दोनों। 2 अक्टूबर 2019 को इसे मनरेगा का नाम दे दिया गया। सही है। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है। एकदम बिल्कुल सभी के सभी जो हैं सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। फिर है आपका बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय है ना जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, जिसको CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक कार्यालय यानी कि ऑफिस जो है, ये क्या करती है? बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े को जारी करती है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। एकदम सही है, पहले ऑप्शन सही है। 62 नंबर प्रश्न, कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में है ना? राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो साम्य होता है, साम्य, समृद्धि और तीसरा आपका स्थिरता होता है। तो आप देख रहे हैं स्थिरता, इसमें आपका समृद्धि जो है ऑप्शन डी सही उत्तर बैठ जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी बराबर आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा? एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज करके आपको बनाना होगा। तो ध्यान देंगे, क्या है? U दिया हुआ है 0। U कितना दिया हुआ है? विरामावस्था से चलता है यानी कि 0। और आपका 2 भी दिया हुआ है ना? त्वरण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? त्वरण दिया हुआ है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, यानी कि ए दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। और टाइम दिया हुआ है आपका कितना? 1 मिनट दिया है, यानी कि 60 सेकंड दिया हुआ है। क्योंकि यूनिट आपका क्या है? सेकंड में है, इसलिए सेकंड में टाइम कर देंगे। तो हमारे पास U है, इसी पे बैठा दीजिए। U हो जाएगा 0, तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अब आता है 1/2 है ना? A दिया हुआ है 2 और T दिया हुआ है कितना? 60। तो 60 गुना 60 करेंगे तो काटेंगे, 2 2 कट जाएगा, 6 6 का 36, 36 पर 2 को 0 है ना? तो 3600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। क्या 3600 कहाँ है? 3600 मीटर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 64 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए हैं। सही है। इनसैट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है। सही है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। सही है। इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी। ये गलत है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। गलत चुनने के लिए कहा जा रहा है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक जो है जगह है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि, उसके समझ में क्या सही है? तो मायोपिया में क्या होता है? नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, गोल है ना, बड़ा हो जाता है, जिसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बनने लगता है। तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश की किरणें केंद्रित हो जाती है, रेटिना के पहले ही केंद्रित हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 67 एक आपतन दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबा करके, अल्कोहल में डुबा करके। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर हीटिंग इलामेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। ऑप्शन डी चारों के चारों सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। सही बात है। निकाय की इंथैल्पी में परिवर्तन होता है ना, हीट में चेंजिंग होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। सही है। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम को चुनना है। तो चांदी जो है सबसे कम उसमें प्रतिरोध होता है। देखिए कम वाला सिंबल इधर बंद है। फिर
चांदी से थोड़ा ज़्यादा टंगस्टन में होता है, टंगस्टन से थोड़ा ज़्यादा निकेल में प्रतिरोध होता है, फिर उससे ज़्यादा जो है पारा में प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 71 के बाद 72 की बात करते हैं। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि फास्फोरस का जो है ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, कम ही तापमान पर फटाक से आग धर लेता है, ये कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं। फास्फोरस के 3 समस्थानिक होते हैं। सफ़ेद फास्फोरस सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर लाल फास्फोरस, फिर काला फास्फोरस। काला फास्फोरस सबसे कम क्रियाशील होता है और लाल फास्फोरस का उपयोग जो है दिया सलाई में दिया क्या लिख रहे हैं, दिला लिख रहे हैं, दिया सलाई में किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 72 का 74 है। 73 प्रयोग बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका में लिखने में कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव सैक कहलाती है? तो ये आपका लाइसोसोम को जो है डाइजेस्टिव सैक कहते हैं, पाचन की थैली कहा जाता है। और सब तो आप लोग जानवे करते हैं। इस क्लोरीन काइमा बने होते हैं, मृदु उत्तक के बने होते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर किसमें है ना किसे हार्मोन बनाया माना गया है? तो ऑप्शन डी को जो है ना डी यानी कि विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? तो हैमर, एनविल, स्टीरअप, ये जो है 3 हड्डियों के नाम हैं जो कि कान में मौजूद होते हैं, मध्य कान में मौजूद होते हैं। फिर आपका डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो एड्स वायरस से होता है, डेंगू बुखार भी वायरस होता है, जुकाम भी वायरस होता है, हैजा जो है दूषित जल पीने से होता है ना, दूषित जल से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। फिर आपका 80 नंबर है। एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है ना, तब निर्मित दर्पण क्या होगा? अंदर की ओर वक्रित है मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ है, तब वो अवतल दर्पण होगा। अंदर की ओर धंसा हुआ कहते हैं, है ना, अवतल दर्पण कहते हैं। बाहर की ओर क्या होता है? रंगा हुआ होता है। तो ऑप्शन सी जो है अवतल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में रोगों का नाम उससे संबंधित विटामिन का खनिज मिलान कीजिए। तो एक तरफ कमी होने वाला रोग है और दूसरी तरफ विटामिन। तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, घेंगा होता है आयोडीन की कमी से, रत्नौंदी होता है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, एनीमिया होता है आपका आयरन की कमी से। तो क्या कैसे मिलाएंगे? ए का हो जाएगा आपका 2, 2 का हो जाएगा आपका 3, 3 का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 4, अब 5 का हो जाएगा 5। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 5, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 82 तत्व ए बी सी डोबेराइनल के त्रिक के रूप में यदि ए का परमाणु भार 40 है, ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है, तो जोड़ दीजिए 40 और 37 जोड़िए 137, तो 7 4 3 7 1। अब इसको है ना बी का परमाणु भार कितना होगा? तो बी का निकालने के लिए 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 8 16 और 2 3 6, यानी कितना आ गया? 2 8 16 और 2 8 21 में चलो 2 8 16 ही हो जाएगा, 88 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि डोबेराइनल का त्रिक नियम ही कहता है कि ए बी सी ये 3 गो ऐसे तत्व हैं, त्रिक है ना, ट्राइड्स हैं, 3 तत्व हैं। यदि इनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इस प्रकार से सजाया जाए कि पहले और तीसरे तत्व के जो द्रव्यमान है उसका योग करके औसत निकाला जाए, पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत निकाला जाए, तो वह मध्य के क्या होता है? बराबर होता है। यही आपका डोबेराइनल का तीसरा नियम, और उसी के नियम के तहत हम ऑप्शन सी 88 आ गया। फिर आपका वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वेद धन उक्त, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। गुण संधि का ये उदाहरण है, ठीक ना। मृग नयनी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना। 85 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। यहाँ दिया हुआ सेंटेंस आपका, इसका पैसिव फॉर्म चेंज पता करना है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 86 है, इंडवेवर जो है, इंडवेवर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिविटी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है
सही उत्तर हो जाएगा 87। ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कहाँ है, कौन बना है, तो बधावन, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, बधावन जो है आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। नहावा शवा भी आपका महाराष्ट्र में ही है ना। मंगलोर आपका कर्नाटक में है। फिर कांडला आपका गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। फिर आपका है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा गया है, तो हेनरी डेरोजियो को कहा गया है ना। फिर 89 है प्रथम गणतंत्र दिवस परेड में किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1950 में किया गया था। फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा है, 23 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष है ना। चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा पर लैंड किया था, इसी के याद में हम लोग 23 तारीख को ही लैंड किया था चंद्रमा के सतह पर, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। फिर भारतीय वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है, तो 7 कमांडों में बांटा गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दे दिया गया है, तो ये आपका 2019 में बदलाव किया गया, करंट अफेयर है। फिर आपका है 93 नंबर प्रश्न, अपोहन लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो ये बिहार से ही है अपोहन, ठीक है। फिर ये आपका मिलान करने वाला है, तो ये तो है ना थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका थोड़ा हल्का ऊपर और करते हैं, सी सही उत्तर होगा। यानी कि ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3। अब इसको मिलाइए। जनरेशन एक्स में जो आपका है ये 1965 से 1980 की अवधि को जनरेशन एक्स कहा गया। जनरेशन वाई में 1981 से 96, जनरेशन जेड में 1997 से 2010, जनरेशन अल्फा में 2010 से 2024 तक का अवधि को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका ये मैथ है, 95 नंबर क्वेश्चन मैथ है, ध्यान देंगे। ये 100 का स्क्वायर है, फिर 99 का माइनस में है, इस तरह से करके ये सीरीज में दिया हुआ है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको बता दें बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा करिए कि इसको लिख सकते हैं इस फार्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर, तो आप लिखेंगे तो लिखा आएगा 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, ठीक है। इसी तरह से आप लिखते चलेंगे तो क्या होगा, ये फिर लिखिएगा 98 का स्क्वायर, इसका लिखिएगा 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, इस तरह से सीरीज वाइज लिखते चलिएगा। तो एक वक्त क्या आएगा, ये वाला जो है सेकंड वाला पार्ट जो है, ये नहीं, ये सेकंड वाला पार्ट जो है, ये वाला 100 में से 99 जाएगा तो 1, उसी तरह से 98 में से 97 जाएगा तो 1 से पूरे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, यही वाला आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से सीरीज आपका निकल के आएगा 100, 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 और लास्ट में क्या है, डॉट 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 करके 12 और 11 है, तो 12 है ना, घटते क्रम में आएगा, ठीक है। फार्मूला पे आप सेट करिएगा, आएगा। तो एक तरह से एपी निकल रहा है योग वाला। तो पहले हम लोग एन निकालेंगे, कितना टर्म होगा, तो टर्म आप निकालिएगा तो एन का वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होगा, है ना, एस, है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। इससे आप क्या करिएगा, ए पता है, डी पता है ना, अंतिम पद भी पता है कि 11 है, ठीक है ना। इसके आधार पे क्या करिएगा, एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब एन का वैल्यू पता चल जाएगा तो इस पर है ना, ये एक तरह से प्राकृतिक संख्या बन जाएगा, नहीं 100 प्लस है ना 99 98 97, इस तरह से घटते क्रम में प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। तो इसको दो फार्मूला पे सेट कर सकते हैं, एक एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस पर बैठा सकते हैं। या एक और फार्मूला है ना, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना, जहाँ पे आपका एल जो है अंतिम पद है, ए जो है प्रथम पद है और एन आई यदि आपका 90 आ जाता है, यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 90 आएगा, 2 रखिएगा, ए का वैल्यू 100 है और अंतिम पद आपका 11 है। इसको सॉल्व करिएगा, एकदम आंसर आपका 4995, ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर आपका है रीजनिंग है, बहुत ही आसान है। 7 6 13 स्क्वायर करेंगे 169, 9 2 11 स्क्वायर करेंगे 121, 9 7 16 स्क्वायर करेंगे 256, 16 का तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 97 एक उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितना थी। ये भी बहुत सिंपल है,
ध्यान देंगे आप। मान लेते हैं कि कुल वोट 100% पड़ा, 100 में से 41% से, है ना, वोट प्राप्त किए, 41% हारने वाला लूजर जो है 41% प्राप्त किया, यानी कि जीतने वाला जो है वो कितना प्राप्त किया होगा, 40 ही प्राप्त किया, तो 60 ही प्राप्त किया होगा। तो ऐसा करते हैं, ये 59 है ना पाया होगा। ठीक है, अब ये इतना वोट से हार गया, कितना वोट से हार गया, 5580। तो डिफरेंस कितना आया, तो आप घटाइएगा तो 9 में से गया तो 8 और 5 में से चले तो एक 18% से हार गया। तो 18 बराबर हो जाएगा 5580। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 18 से भाग देंगे तो फिर टोटल पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना तो एकदम 31,000 आ जाएगा। ये 18 से 31 बार में कट जाएगा, एक है ना, आ जाएगा 31,000 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर 98 नंबर, एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा महिला का तस्वीर देखकर, वह मेरे पिता के माँ, है ना, पिता के भाई के पिता की पत्नी है, मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित रखती है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, है ना, क्योंकि हम तो पढ़ लिए हैं तो हम समझ रहे हैं, आप नहीं पढ़े तो इसको जोर देकर समझ के तब आप आंसर लगाइएगा। वैसे आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर आपका है, ये 6 मित्र है, जैसे तैसे जो भी है ना, आएँ बाएँ दाएँ बैठा हुआ है ना, तो एल और एम के बीच में कौन बैठा है, इस तरह से आप करके बनाइएगा। मेरे आंसर बता देने से आप सीख नहीं पाइएगा, या खुद रीजनिंग है ना, तो आंसर देखिएगा जे आएगा। अब ये 100 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर देते हुए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आपका इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है। अब जो है कंटिन्यू 15 प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू एक दिन के अंतराल पे आपको मिलते रहेगा।